नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राज्यों में इस वक्त बवाल मचा है और इस बवाल में बंगाल जो राज्य है उसका जो बवाल है वो थमने का नाम ही नहीं लेता। संदेश खाली से बवाल शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है। अभी ममता दीदी ने 21 जुलाई को एक बयान दिया जिसमें बांग्लादेशियों के प्रति सहानुभूति दिखाई। भले ही वो सुरंग के जरिए या फिर सीमा के जरिए घुसपैठ तो आमतौर पर करवाती हो, लेकिन अब दो देशों की राजनीति के बीच में ममता दीदी कूद पड़ी और जो हिंसा चल रही है छात्रों की बांग्लादेश में, उसको लेकर ममता दीदी ने कह दिया कि जो भी छात्र परेशान है उसे हम शरण देने के लिए तैयार हैं, हम उसकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। इसी बयान के बाद बांग्लादेश की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई। बांग्लादेश ने इस बात का, ममता दीदी के इस बयान का विरोध किया। लेकिन अब बंगाल को बांटने की बात आ गई। बंगाल को बांटने की बात खुद बीजेपी ने की है। बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि बंगाल को दो हिस्सों में बांट देना चाहिए, क्योंकि एक हिस्से में बीजेपी ज्यादा मजबूत है तो दूसरे हिस्से में ममता बनर्जी ज्यादा मजबूत है। तो क्या अब ऐसा मान लिया जाए कि बीजेपी अब हार चुकी है और मान चुकी है कि पूरे बंगाल पर वो अपना शासन नहीं कर सकती, ममता दीदी के चंगुल से बंगाल को नहीं छुड़ा सकती, तो क्या फिर आधे बंगाल पर ही राज कर लिया जाए? इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नाज़िया इलाही खान, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार, वंदे मातरम। क्या कुछ चल रहा है आपके राज्य में? अक्सर विपक्षी नेता राज्यों को बांटने की बात करते हैं, लेकिन इस बार तो आप खुद कर रहे हैं। कहते हैं ना कि दर्द कभी कभी झलक भी जाता है और दिखाई भी दे देता है। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में हिंदू अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं, जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं है, जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में असंवैधानिक बातें खुले मंच पर यहाँ की मुख्यमंत्री करती है, जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में बलात्कारी और घुसपैठियों को और दंगाबाजों को और जिहादियों को शरण और छत्र छाया और आंचल का छाया खुद अगर एक राज्य की मुख्यमंत्री ही दे डाले तो फिर ऐसे में ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। हमने 1000 बार सुना है कि राम भक्तों को दंगाबाज ममता बनर्जी साहिबा ने कहा है। हमने कई बार सुना है कि मुहर्रम के जुलूस के लिए दुर्गा विसर्जन रोका गया है। हमने कई बार देखा है कि बिल्किस बानो के आरोपी के लिए छाती पीटने वाली ममता बनर्जी नासिर खान जैसे बलात्कारियों के लिए हमेशा अपने आंचल का साया बरकरार रखती है। अब तो उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि दुर्गा पूजा के पंडाल की थीम बनाने से पहले पुलिस प्रशासन को सबमिट करना पड़ेगा। कितने लोग जमा होने वाले हैं ये भी बताना पड़ेगा। दुर्गा पूजा के पंडाल को ऐसे ही कहीं पर नहीं बनाया जा सकता है। मतलब हिंदुओं का रहना, हिंदुओं का कमाना, हिंदुओं को अपनी बहु बेटियों को सुरक्षित यहाँ पर पालना पोसना असंभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। खुले मन से 21 जुलाई शहीद दिवस जिस तरह से ममता बनर्जी ने बारिश में भीगते हुए ऐलान किया कि वो बांग्लादेशियों को बिल्कुल आसरा देंगी, एक नुक्ता तो उठता है, एक सवालिया निशान तो उठता है कि क्या ममता बनर्जी साहिबा खुद को सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं मानती? क्या ममता बनर्जी साहिबा सच में असंवैधानिक बात कर रही थी? क्या ममता बनर्जी साहिबा बांग्लादेशियों को पहले ही घुसा चुकी है बहुत ज्यादा? क्या ममता बनर्जी साहिबा अपना 60% वोट बिल्कुल कंप्लीट अपने पॉकेट में रख करके उसके बाद इलेक्शन के मैदान में उतरने की सोच रही है विधानसभा में? क्या ममता बनर्जी साहिबा घुसपैठियों की ही राजनीति कर रही है? क्या ममता बनर्जी साहिबा ने मुसलमान अपीजमेंट और तुष्टीकरण की राजनीति अब खुले मन से कह दिया है? क्या ममता बनर्जी साहिबा इस बात का भी ऐलान कर रही थी कि बहुत सारे बांग्लादेशी यहाँ पर घुसपैठिया के तौर पर रह रहे हैं और जो परिवार बाकी है वहां पर उसको भी बुला लिया जाए? हालांकि ये असंवैधानिक बात कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत बड़े बड़े नेता पश्चिम बंगाल में हैं, उन्होंने कोई भी एक पिटिशन या उन्होंने कोई भी एक कंप्लेन की दरखास्त जो है द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति को नहीं भेजा है। हालांकि भेजना चाहिए था, क्योंकि 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 के प्रोटोकॉल के हिसाब से इंडिया पार्टी है ही नहीं इसमें। हम किसी रेफ्यूजी को बुलाने का कोई एक राज्य की मुख्यमंत्री ये जिम्मेदारी रखती ही नहीं है। क्या ममता बनर्जी ने
भारत के प्रधानमंत्री से बात किया है? क्या ममता बनर्जी ने भारत के प्रधानमंत्री को यह आग्रह किया कि आप बांग्लादेश हाई कमीशन में आप एक चिट्ठी भेजिए और जितने भी बांग्लादेश में अत्याचारित लोग हैं उनको यहाँ पर बंगाल में हम आसरा देंगे? ममता बनर्जी साहिबा, जिनके राज्य में खुद एसएससी स्कैम हो रहा है, टेट स्कैम हो रहा है, जिनके राज्य में बलात्कार हर रोज हो रहा है, जिनके राज्य में यही बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों की माइनर बच्चियों की तस्करी हो रही है, सिर्फ घुसपैठियों से मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति नहीं बल्कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में उनके ही मुसलमान कार्यकर्ता बच्चियों की तस्करी का कारोबार भी कर रहे हैं। और सिर्फ 2024 में एनसीआरबी रिपोर्ट है कि 67 केसेस सामने आए हैं माइनर बच्चियों की तस्करी का। क्या क्या करना चाहती है ममता बनर्जी साहब? हालांकि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने और शेख हसीना ने आपत्ति जताई है कि इस तरह से वो टेररिस्ट को खुली छूट दे रही है भारत में एंटर करने का। क्या बताना चाहती है ममता बनर्जी साहिबा? क्या करना क्या चाह रही है? मुगलिस्तान तो बना ही रही है, अब क्या पाकिस्तान 2.0 बनाना चाहती है क्या पश्चिम बंगाल को? इस पर भारत के प्रधानमंत्री को सख्त स्टेप लेना चाहिए और ममता बनर्जी से उनका रेजिग्नेशन मांगना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से सुकांता मजूमदार ने मांग की, 2 राज्य की बात की कि 2 राज्य में बढ़ जाना चाहिए, उससे आप मुझे बताइएगा, अगर इन फ्यूचर, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, इन फ्यूचर अगर बंगाल में ऐसा होता है कि 2 हिस्सों में बंगाल को डिवाइड कर दिया गया, तो क्या ऐसा होगा कि एक हिस्से में हिंदू रहेगा, एक हिस्से में मुस्लिम रहेगा? या फिर जिस हिस्से में मुस्लिम होगा उसमें कोई हिंदू रह रहा है तो वो नहीं रह पाएगा वहां? जो हाल बांग्लादेश में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, वही हो जाएगा उसका ये हाल? मतलब हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा है ना अभी तो। अभिषेक जी, मैं इसको 2 तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। एक कि आज सुकांतो मजूमदार भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट ने जो ये बात कही है और MOAs भी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी है केंद्र के, अगर उन्होंने ये बात कही और अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के वक्त में जो थोड़े बहुत मुसलमान भारत में रह गए थे और वो 7 करोड़ से 20 करोड़ की आबादी और सेकंड मेजॉरिटी की आबादी बन चुके हैं, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब आती है दूसरी बात, एज पर माई परसेप्शन हमें जंग लड़नी चाहिए। कैसी जंग? हमें संवैधानिक जंग लड़नी चाहिए। हमें संविधान के द्वारा ये बात हर एक अदालत में पहुंचानी चाहिए। देश के राष्ट्रपति को यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। इस राज्य के महामहिम गवर्नर को एक स्ट्रिक्ट स्टेप लेना चाहिए कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को ढके छुपे ममता बनर्जी साहिबा कर रही थी, आज वो खुले मंच पर कर रही है। क्योंकि 2011 से लेकर के 2024 के जून तक वो ये कहती थी कि घुसपैठिया वो नहीं एंटर करवा रही है, बॉर्डर के BSF और CISF करवा रहे हैं। पर जुलाई में सद्दाम सरदार के घर से बांग्लादेश का सुरंग मिलने के बाद और पुलिस के अनुमान से, एजेंसीज के अनुमान से ऐसी सुरंगें और भी हैं। ये साबित हो चुका कि ममता बनर्जी के नाक के नीचे और उनके नेतृत्व में ही शायद ये सुरंगें बना करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुलाया जा रहा है, गोल्ड की स्मगलिंग कराई जा रही है और शायद चरस, गांजा, कोकीन की भी स्मगलिंग कराई जा रही है पश्चिम बंगाल में, और क्राइम भी करवाया जा रहा है बांग्लादेशियों से और सुरंग से ही उन क्रिमिनल को बाहर भेज दिया जाता है, बांग्लादेश भेज दिया जाता है। अब ममता बनर्जी साहिबा के पास जवाब नहीं है और वो एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे BSF और CISF बॉर्डर के जवानों पर, इसलिए वो खुले मंच पर, खुले बाजार वो असंवैधानिक बात, एंटी नेशनल स्टेटमेंट वो दे रही है। इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, इसकी सजा मिलनी चाहिए। क्या होगी सजा? हो चुका है। आप देखिए ना, केरला में भी तो टूरिज्म सेक्रेटरी बना दिया गया है, कांग्रेस की सरकार ने बनाया। वहीं में आ रहा था कि केरल की जो सरकार है, P. विजयन अपना विदेश मंत्री नियुक्त कर देते हैं। ममता बनर्जी डायरेक्ट एक दूसरे देश का बिना प्रोटोकॉल के तहत कह देती हैं कि आप आइए, हम आपको शरण देंगे। तो इतने घटिया कानून क्यों है हिंदुस्तान के? अगर हैं तो वे बदले क्यों नहीं जाते? नहीं, आप इस साजिश को समझ रहे नहीं। देखिए, यूनाइटेड नेशन के प्रोटोकॉल के हिसाब से
और रिफ्यूजी प्रोविजन के हिसाब से आप 1951 का उठाइए, आप 1962 का उठाइए, आप 1967 का उठाइए, हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है किसी को बुलाने का। और जो हमारे लोग गए हुए हैं, वहां फंस गए हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी जंग में, उसको लेकर के आना तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये तो बांग्लादेशियों को बुला रही है। तो केरल से लेकर के, हैदराबाद से लेकर के, आसाम से लेकर के पश्चिम बंगाल तक एक साजिश चल रही है, एक षड्यंत्र चल रहा है फिर से इस देश के टुकड़े करने के लिए, जिसमें अहम भूमिका राहुल गांधी की है, जिसमें अहम भूमिका असदुद्दीन अवैसी की है, जिसमें अहम भूमिका असदुद्दीन अवैसी के एकदम चाइल्डहुड चड्डी मड्डी फ्रेंड जो है अजमल साहब, जो इस बार नहीं जीत पाए, उनकी है, जिसमें अहम भूमिका ममता बनर्जी साहिबा की है। इस साजिश को केंद्र की सरकार को समझना पड़ेगा। हर बार बंटवारा कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। जो नेहरू ने गलती किया तख्त पर बैठने के लिए, वो गलती दोबारा नहीं इस भारत में बर्दाश्त की जा सकती है। ऐसे लोगों को उठा करके जेल की सलाखों में डालना चाहिए। अच्छा नाज़िर, एक बात बताइए, ये जो चीज है, ये पूरा जो कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर, कोई ग्रीन कॉरिडोर बना रहा है, कोई रेड कॉरिडोर बना रहा है, सीमावर्ती इलाकों में लगातार डेमोग्राफी चेंज है। बीएसएफ की तरफ से, आर्मी की तरफ से सारी रिपोर्ट्स गृह मंत्रालय को सौंपी जा चुकी हैं कि आबादी में किस तरीके से परिवर्तन आमूलचूल हुआ। अभिषेक और नाज़िर इस बात को समझ सकते हैं कि ये देश को बांटने की एक साजिश है, एक बार फिर देश का टुकड़ा करने की साजिश है। पूरे नॉर्थ को काट देना चाहते हैं हिंदुस्तान से लोग, उस गलियारे को ही अलग बना देना चाहते हैं, उसका फिर शासन करना चाहते हैं उसके ऊपर। क्या हमारी सरकारों को ये चीजें नहीं दिखती? जब हम आम आदमियों को ये चीजें दिख सकती हैं, देखिए बिल्कुल जेन्युइन बात है, हम दो आदमियों को ये चीजें दिख सकती हैं, तो जिसके पास सारा इंटेलिजेंस है, रो है, आईबी है, आपके पास सीबीआई है, सब कुछ आपके पास है, उसके बावजूद आप इन चीजों को देख नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई चश्मा लग गया है आपकी आंखों पर भी, देखना ही नहीं चाहते? मैं अंत में इतना कहूंगी कि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे न्यायपालिका हैं और बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो गांधी विचार को लेकर के आज भी चल रहे हैं, जो मंदिर में जा करके कुरान की आयतें पढ़ने की अनुमति तो दे रहे हैं, लेकिन जामा मस्जिद में जाकर के श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। और ये न्यायपालिका के अंदर हो रहा है, ये न्यायपालिका के अंदर हो रहा है। अब ऐसे में इस देश के बड़े से बड़े न्यायपालिका को लांग करके कभी भी केंद्र की सरकार ने, और खास करके एक ऐसी सरकार जो संविधान को सन्मत्थे रखती है, जो कानून को सन्मत्थे रखती है, वो न्यायपालिकाओं को लांग करके अपना कोई भी इम्प्लीमेंट या अपना कोई भी बिल पास नहीं करेगी। एक अंत तक देखा जाएगा कि आखिर न्यायपालिका कितनी दूर तक ये शांति प्रियों को, या इस्लाम वालों को और ये मुखौटे वालों को यहाँ पर अपनी साजिश खेलने की अनुमति दे रहे हैं। ये न्यायपालिका कितने दिनों तक भारत की सबसे बड़ी मेजॉरिटी हिंदुओं को बर्दाश्त करवा रहे हैं। अंत में जरूर एक वक्त आएगा कि जिस तरीके से हर हाल में 3 तलाक के लिए एक बहुत खूबसूरत निर्णय आया और सर्वोच्च न्यायपालिका के बाद केंद्र की सरकार ने लिया, सीएए का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, एनआरसी होने वाला है, यूसीसी होने वाला है, उसी तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का भी एक अहम बिल पास होगा। और साथ ही साथ ये जितने भी स्ट्रेटेजिकली और सिलेक्टिव राजनीति करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई और ऐसे बिल पास होंगे जिससे इनकी जुबान बंद होगी। ठीक है, वो तो बात नाजिया जी, सीए से पहले, 3 तलाक से पहले मुझे लगता है कि जो यूएन की रिपोर्ट है 144 मिलियन, 144 करोड़ हम हो चुके हैं। 10 साल पहले जब वो आए थे तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल बहुत जरूरी था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 65% हम आज भी ऐसे हैं जो 30 से 35 साल, 20 से 35 साल के बीच हैं, बेरोजगार हैं। लगातार सरकारों पर सवाल उठते हैं। इस बार जो नतीजे रहे वो देख ही लिए क्या कुछ नतीजे रहे, लेकिन वाकई में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की जरूरत है। और ऐसे नेताओं पर भी नकेल कसने की जरूरत है जो अपना विदेश मंत्री तैनात कर देते हैं, जो अपना दूसरे देश को कह देते हैं कि ठीक है भाई आप आइए, हम आपको शरण देने के लिए तैयार हैं। वाकई में ये बहुत गंभीर विषय है और केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को खुद इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूं नीति आयोग की बैठक में जब ममता दीदी पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी, तो उस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को खुद इस विषय पर बात करनी चाहिए, क्योंकि अंत हर चीज का है।
जो चीज आई है वो जानी भी जरूर है। तो शासन ममता दीदी का अगर आया है, 13 साल से चल रहा है, तो जाएगा भी वो जरूर। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी आपका इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। दर्शकों आप भी बताइएगा आपको ये चर्चा कैसी लगी। नमस्कार।